हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज विद्युत स्टडी चैनल पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर में आज आपको पढ़ाया जाएगा आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग। देखिए, पहले तो हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर नहीं पता है तो आप पूरा लेक्चर देखिए। लास्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। तो डीसी जनरेटर में किस पार्ट को डीसी जनरेटर का हार्ट या दिल कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है कि डीसी जनरेटर के किस पार्ट को हार्ट या उसका दिल कहा जाता है? तो हम इसको वीडियो के अंत में इसका बताएंगे आंसर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, चलिए देखिए, आर्मेचर बाइंडिंग डीसी जनरेटर में आर्मेचर बाइंडिंग। और आर्मेचर बाइंडिंग आपकी मुख्य रूप से मेन आपके दो टाइप हैं। पहला आपका है लैप बाइंडिंग और दूसरा है आपका वेव बाइंडिंग। तो आर्मेचर बाइंडिंग कितने प्रकार की? मुख्य रूप से आर्मेचर बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, और यह आपकी ड्रम और लैप और वेव ड्रम बाइंडिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो लैप बाइंडिंग है और वेव बाइंडिंग या आर्मेचर की बाइंडिंग है, तो आपको हम पहले एक बार लैप बाइंडिंग के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका वेव बाइंडिंग के बारे में होगा। तो इसमें आपको लैप बाइंडिंग की पूरी डिटेल बताएंगे। फिर जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको वेव बाइंडिंग के बारे में A to Z पूरी की पूरी डिटेल बताएंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, उन सबको भी हम आपको नोट करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लैप बाइंडिंग। अभी इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। उसमें हम आर्मेचर बाइंडिंग की टर्मिनोलॉजी को पढ़ाए हैं, लैप बाइंडिंग। तो आप उसको देख लीजिए, और आर्मेचर बाइंडिंग के सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता चल जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो थोड़ा से हम टर्मिनोलॉजी पे यहाँ पे डिस्कस थोड़ा से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो हमारा वीडियो देखिए। इसका आपको हम लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आर्मेचर देखिए, टर्मिनोलॉजी में क्या है, आपको यहाँ पे 4 टर्मिनोलॉजी हम बता रहे हैं। एक आपका YF, YR, YB, YC, 4। YF का मतलब फ्रंट पिच होता है, YB का मतलब होता है बैक पिच, YR का मतलब रिजल्टेंट पिच या परिणामी पिच, YC का मतलब है कम्यूटेटर पिच। तो बस हम इसको बताएंगे, इसमें हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, इसमें आपकी 2 कॉइल है, ABCD, एक का नाम है और दूसरा है PQRS। तो देखिए, एक कॉइल आपकी ABCD, दूसरी कॉइल PQRS। इसमें देखिए, हम YB किसको कहेंगे? YB का मतलब होता है बैक पिच। तो बैक पिच का मतलब होता है एक कॉइल का दोनों साइड के बीच जो हमें डिस्टेंस मिलता है। देखिए, ABCD एक कॉइल है, तो इसके बीच का हमें जो डिस्टेंस मिलेगा, इसके दोनों साइडों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा? YB होगा। ठीक, तो एक कॉइल के दोनों साइडों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे? YB। नेक्स्ट YR अगर हम बात करें तो YR का मतलब कि पहली कुंडली का पहला साइड और दूसरी कुंडली का भी पहला साइड, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस मिलेगा वही हमारा YR या रिजल्टेंट पिच होगा। इसके बारे में विस्तार हम बताए हैं इसके पीछे वाले लेक्चर में। YR और YF किसको? देखिए, YF का मतलब फ्रंट, YF का मतलब होता है फ्रंट पिच। फ्रंट पिच का मतलब एकदम सामने, फ्रंट का मतलब सामने होता है। तो फ्रंट इसमें कहाँ पे है देख रहे हैं हम, यही हमारी कॉइल है, इसका कनेक्शन ये आपका कम्यूटेटर है, तो इस कम्यूटेटर से किया गया, इसका मतलब यही फ्रंट है। तो फ्रंट
अब इसमें फ्रंट का देखिए, फ्रंट साइड को हम दिखाएंगे पहली कुंडली का हमारा दूसरा सिरा और दूसरी कुंडली का पहला सिरा। इसी को हम, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस मिलेगा वही हमारा क्या होगा, फ्रंट साइड। तो ये आपका पहली कुंडली का दूसरा सिरा और दूसरी कुंडली का पहला सिरा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस मिलेगा उसे हम YF या फ्रंट पिच कहेंगे। इसके बाद देखिए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी जो कॉइल होती है, आर्मेचर की कॉइल कम्यूटेटर के सेगमेंट से टच होती है, जहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं दो कॉइल, एक कॉइल तो आपकी ये वाली है और दूसरी कॉइल ये वाली है, इन दोनों के बीच जो हमें डिस्टेंस मिलेगी, पहली और दूसरी कॉइल, पहली कॉइल यहाँ से शुरुआत हुई, दूसरी कॉइल यहाँ से शुरुआत हुई है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस मिलेगा यही हमारा क्या होगा, YC या कम्यूटेटर पिच। ठीक है, YC या कम्यूटेटर पिच। चलिए तो फिर हम अब बताते हैं लैप बाइंडिंग के बारे में। देखिए लैप बाइंडिंग है क्या, लैप बाइंडिंग का हम यूज क्यों करते हैं, वेब बाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए लैप बाइंडिंग, इसको हम, इसका दूसरा नाम है, लैप बाइंडिंग को हम पैरेलल बाइंडिंग कहते हैं। लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल बाइंडिंग। तो लिख दे रहे हैं हम, पैरेलल बाइंडिंग। देखिए पैरेलल बाइंडिंग इसको हम क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें पैरेलल बाइंडिंग का मतलब है, देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जो दोनों कॉइल हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। आप देखिए, अगर इसको आप 3D में देखेंगे तो यह और इसके ऊपर यह आ रही है, या AB हो गया या CD हो गया, इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, लैप बाइंडिंग। या इसका दूसरा नाम क्या है, पैरेलल बाइंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद इसका दूसरा नाम है पैरेलल बाइंडिंग, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम पैरेलल बाइंडिंग। चलिए इसके बाद लैप बाइंडिंग का हम यूज क्यों करते हैं, तो हाई करंट एंड लो वोल्टेज। जो DC मशीन हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए बनाई जाती है, उस मशीन में हम उसके आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग करेंगे, तो हम करेंगे लैप बाइंडिंग। ठीक, जो भी जनरेटर हाई करंट और लो वोल्टेज देगा उसके आर्मेचर में आप देखेंगे तो उसके आर्मेचर में आपको मिलेगा लैप बाइंडिंग। ठीक, अब इसका रीज़न क्या है, आखिर रीज़न क्या है कि लैप बाइंडिंग आपकी हाई करंट देती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लैप बाइंडिंग, इसमें पैरेलल पथों की संख्या है, आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है, पोलों की, इसको तो पता होगा। और यह हम सिंपलेक्स की बात कर रहे हैं, सिंपलेक्स, उसके बाद ड्यूप्लेक्स होता है और एक ट्रिप्लेक्स। ठीक, तो अगर देख रहे हैं, देखिए सिंपलेक्स का मतलब सिंगल लेयर की आपकी बाइंडिंग, डुप्लेक्स का मतलब डबल लेयर की बाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स का मतलब होता है ट्रिपल लेयर की बाइंडिंग, मतलब कि एक बाइंडिंग उसके ऊपर दूसरी बाइंडिंग, उसके ऊपर तीसरी बाइंडिंग, 3 बाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है। ठीक, अब इसमें देखिए होता क्या है, जब सिंपलेक्स की बात होती है तो A बराबर हमारा P होता है, और अर्थात सिंपलेक्स में इसको मल्टीप्लिसिटी फैक्टर यह है m बराबर 1, m बराबर 2, m बराबर 3। तो होता क्या है, समांतर पथों की संख्या A बराबर m p पर, समांतर पथों की संख्या A बराबर MP, m का मतलब है मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, लिख दे रहे हैं m बराबर
मल्टीसिटी फैक्टर। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का मतलब क्या है? अगर सिंपलेक्स है, बाइंडिंग आपकी कैसी है? सिंपलेक्स है, सिंपलेक्स बाइंडिंग है तो यम का मान कितना रखेंगे आप? 1 रखेंगे। अगर डुप्लेक्स है, बाइंडिंग आपकी डुप्लेक्स है तो यम का मान आप 2 रखेंगे। ट्रिप्लेक्स है तो यम का मान 3 रखेंगे। तो देखिए, अगर हमारी बाइंडिंग सिंपलेक्स है तो ए बराबर हमें क्या मिलेगा? यम बराबर 1 रखेंगे तो पी मिल जाएगा, अर्थात ए बराबर हमें क्या मिलेगा? पी। दूसरा, अगर हमारी बाइंडिंग डुप्लेक्स है, मतलब कि दोहरी परत की बाइंडिंग है, तो देखिए यम बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो पी, अर्थात 2p। ए बराबर, और अगर ट्रिप्लेक्स है या 3 परत की है, 3 लेयर की, तो हमारा समांतर पथों की संख्या क्या होगा? ए बराबर 3 × p। तो ए बराबर आपको मिलेगा क्या? 3p। ठीक है। अब इसमें आपको पता क्या चला? तो देख रहे हैं जो हमारे समांतर पथों की संख्या है उसका मान हमें चेंज मिल रहा है, अर्थात अब अगर एक उदाहरण हम आपको दें, इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि एक जनरेटर है और जनरेटर जो है वह है 4 पोल का, और इसमें उसके आर्मेचर में सिंपलेक्स बाइंडिंग की गई है, सिंपलेक्स बाइंडिंग की गई है। आप देखिए, जब सिंपलेक्स बाइंडिंग करेंगे तो समांतर पथों की संख्या हमें क्या मिलेगी? ए बराबर पी होता है, क्योंकि ए बराबर एम पी, और सिंपलेक्स में यम बराबर 1, तो हमें समांतर पथों की संख्या क्या मिला? ए बराबर पी, अर्थात ए बराबर 4। तो समांतर पथों की संख्या में 4 मिल गया। लेकिन अगर यही जनरेटर आपका P बराबर 8 पोल, देखिए हमेशा जो मशीन का पोल होता है वह हमेशा आपको इवन नंबर में मिलेगा, अर्थात सम नंबर में मिलेगा, ऑड आपको नहीं मिलता है। देखिए न्यूमेरिकल बेस पे अगर आपको 8 मिलता है तो आप जैसे पोल की संख्या आपको P बराबर न्यूमेरिकल बेस पे अगर आपको मिल रहा है 15.6, तो यह आपका, तब आपको आंसर 15.6 का करना है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल बेस पे है तो आप P बराबर या तो 16 करेंगे या तो P बराबर 14 करेंगे। ठीक, तो हमेशा सम मिलेगा, विषम नहीं मिलता है। न्यूमेरिकल बेस पे आपको अगर विषम मिलता है तो आप उसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पे P बराबर 8, तो अगर यहाँ पे आपकी बाइंडिंग है डुप्लेक्स बाइंडिंग है तो यम बराबर कितना रखेंगे? यम बराबर 2, अभी बताया गया है। तो अब आपको समांतर पथों की संख्या यम बराबर एम पी होगा, ए बराबर एम पी। तो यहाँ पे देख रहे हैं यम का मान 2 है और पी का मान 8 है, अर्थात आपको क्या मिल गया? समांतर पथों की संख्या 16 मिल गए। समांतर पथों की संख्या, समांतर पथ होते क्या हैं? जैसे समांतर पथ का मतलब होता है जो आर्मेचर बाइंडिंग है उससे निकलने वाले जो रास्ते होते, धारा निकलने के रास्ते। जैसे 4 पोल का जनरेटर है जिसमें जो आपके आर्मेचर से करंट निकलेगा वह 4 रास्तों से निकलेगा। इसमें P बराबर 8 है, इसमें जो करंट आपको निकलेगा वह 16 रास्तों से निकलेगा। और आपको पता है कि जितने रास्ते होंगे उतने आपको, क्योंकि ब्रश लगाएंगे, आपको पता है कि ब्रश का कार्य क्या होता है? ब्रश का कार्य होता है करंट को कलेक्ट करना। तो अब यहाँ पे 4 रास्ते से जब करंट निकल रही है तो आपको 4 ब्रश लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 16 रास्तों से जब करंट निकल रही है तो आपको 16 ब्रश लगाने पड़ेंगे। अर्थात रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट आपको मिला कि समांतर पथों की संख्या के बराबर आपके ब्रश लगते हैं। जितना आपके समांतर पथों की संख्या होगी उतना ही आपको ब्रश लगाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से हमें रिजल्ट मिला। अभी हम आपको बताए थे कि लैप बाइंडिंग जो है, लैप बाइंडिंग
हाई करंट एंड लो वोल्टेज। लैप बाइंडिंग आपकी हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ की जाती है। तो अब हाई करंट आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि लैप बाइंडिंग में जो आपके समांतर पथों की संख्या है वह घटती बढ़ती रहती है। वह आपके किस पर निर्भर करेगी? पोल पर निर्भर करेगी और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर पर निर्भर करेगी। समांतर पथ आपके डिपेंड किस किस पे कर रहे हैं? समांतर पथ आपका डिपेंड कर रहा है P अर्थात पोल पर, दूसरा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर पर। तो फिलहाल यहाँ पे हम ये चीज़ कांस्टेंट रखते हैं, ये कांस्टेंट होता है, बैरी आपका यही कर सकता है। तो हमेशा समांतर पथों की संख्या का मान बदल जाता है, अर्थात इसमें हम ज़्यादा रास्ते मिलते हैं। लैप बाइंडिंग में हमें धारा बहने के ज़्यादा रास्ते मिलते हैं, इसलिए हमें लैप बाइंडिंग में हाई करंट प्राप्त होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि लैप बाइंडिंग में हाई करंट क्यों प्राप्त होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर है कि लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथ अर्थात धारा बहने के जो उसके आर्मेचर में रास्ते मिलेंगे वह हमें ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए उसमें करंट का मान हाई होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, लैप बाइंडिंग, इसकी कास्ट, अगर हम कास्ट पे चर्चा करें तो लैप बाइंडिंग की जो कास्ट होती है हाई कास्ट, लैप बाइंडिंग की कास्ट ज़्यादा होती है, इस लैप बाइंडिंग की कास्ट ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट अगर हम इसके इफ़िशियंसी पर बात करें, तो इसकी इफ़िशियंसी लो होती है। लैप बाइंडिंग की कास्ट हाई ज़्यादा होगी और लैप बाइंडिंग की इफ़िशियंसी लो होती है। और यह लो एफिशिएंसी हम किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? तो यह लो एफिशिएंसी हम वेब बाइंडिंग के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। लैप बाइंडिंग की इफिशियंसी वेब बाइंडिंग की अपेक्षा कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें मिनी ब्रश अर्थात ब्रशों की संख्या इसमें किस पे डिपेंड करेगी? समांतर पथों की संख्या पर। ए बराबर पैरेलल पथ है तो इसमें आपको समांतर पथों पर निर्भर करेगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में लैप बाइंडिंग में हम एक एडिशनल कॉइल यूज करते हैं। लैप बाइंडिंग में एक एडिशनल कॉइल यूज करते हैं जिसका नाम है इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, लैप बाइंडिंग में हम इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं और वेब बाइंडिंग में हम डमी कॉइल यूज़ करते हैं। तो जब आपको हम वेब बाइंडिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि वेब बाइंडिंग में हम क्या यूज़ करते हैं एडिशनल। तो वेब बाइंडिंग में हम डमी कॉइल यूज़ करते हैं और लैप बाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग यूज़ करते हैं। इस इक्वलाइजर रिंग पे हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक हमारा अलग से इस इक्वलाइजर रिंग पे अलग से एक स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें इस पर पूरी डिटेल बताई जाएगी आखिर इक्वलाइजर रिंग का कार्य क्या होता है, कैसे, इसको क्यों। लेकिन अभी आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि लैप बाइंडिंग में हम यूज करेंगे क्या? एडिशनल कॉइल के रूप में इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसके बाद एक चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, कम्यूटेटर के सेगमेंट। लैप बाइंडिंग है तो आपको कम्यूटेटर के कितने सेगमेंट का यूज करना पड़ता है। तो देखिए, नंबर ऑफ कम्यूटेटर
सेगमेंट्स, तो कितने हम कम्यूटेटर सेगमेंट लगाते हैं इसमें देखिए डायरेक्टली आपको बताना है बराबर नंबर ऑफ क्वाइल, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर नंबर ऑफ क्वाइल। जितनी क्वाइल की संख्या होगी उतना आपको कम्यूटेटर सेगमेंट लगाना होगा, ठीक। या इसको आप कह सकते हैं हाफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर इक्वल टू हाफ कंडक्टर। हाफ कंडक्टर का मतलब जैसे आपकी क्वाइल 4 क्वाइल है, ठीक, क्वाइल 4 है तो इसमें कंडक्टर कितने होंगे आपके, इसमें चूँकि एक क्वाइल में आपके 2 साइड होते हैं, एक क्वाइल में 2 साइड, तो 4 क्वाइल में कितने साइड होंगे, 4 क्वाइल में 8 साइड। तो अब आपको 8 साइड का मतलब कि इसका आधा आपको सेगमेंट लगाना पड़ेगा, इसका आधा कितना होगा 4। तो आप कह सकते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट की जो संख्या है वह नंबर ऑफ क्वाइल पर के बराबर होती है। जितना आपका नंबर ऑफ क्वाइल होगा उतना आपके कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। इसमें हम आपको दिखाते हैं डायग्राम में, देखिए जैसे यहाँ पे एक आपकी क्वाइल है, ठीक, एक क्वाइल यहाँ पे, एक क्वाइल यहाँ पे और एक क्वाइल यहाँ पर, देख रहे हैं तीसरी क्वाइल है, तीसरी क्वाइल का कनेक्शन है। अब इसमें एक क्वाइल है, एक क्वाइल का मतलब कि एक सेगमेंट, फिर दूसरी क्वाइल है दूसरा सेगमेंट, तीसरी क्वाइल है तीसरा सेगमेंट। तो इसमें सेगमेंटों की संख्या क्या है 1 2 3। तो जितने आपके क्वाइल की संख्या होंगी उतने आपके कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको इसके बारे में अब डिटेल थोड़ा से बताने जा रहे हैं। एक चीज़ और है, देखिए लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, ये अगर डायग्राम इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखे होंगे दोनों का डायग्राम डिफरेंस बनता है। जैसे थोड़ा से बता दे रहे हैं हम आपको, अभी वेव बाइंडिंग के लेक्चर में डिटेल बताएंगे। आपकी वेव बाइंडिंग इस प्रकार से होती है, एक मिनट, इस प्रकार से वेव बाइंडिंग आपकी होती है। तो देखिए ये चीज़, यही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं, थोड़ा से हम रफली इसका डायग्राम बना रहे हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सही इसका डायग्राम पूरा अच्छे से देंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे एक कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक। तो लैप और वेव में डिफरेंस क्या हुआ, देखिए लैप जो वेव बाइंडिंग हमारा है, वेव बाइंडिंग में पहली कॉइल का पहला टर्मिनल यहाँ पे जोड़े, जो दूसरी कॉइल का टर्मिनल है हमारा यहाँ पे जोड़ा है, अर्थात इतना आपका डिस्टेंस हो रहा है। लेकिन जो लैप बाइंडिंग होता है उसमें क्या होता है, पहला कनेक्शन यहाँ पे है पहली कॉइल का, फिर दूसरी कॉइल का कनेक्शन उससे जस्ट सटा हुआ होता है, देख रहे हैं एकदम नियर सटा हुआ, लेकिन इसमें क्या है कुछ डिस्टेंस पे होता है, यही डिफरेंस है, ठीक। अभी इसकी वेव के बारे में और विस्तार में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए अब इसमें हम आपको बताएंगे, देखिए बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच, इन सब के बारे में। अब लैप बाइंडिंग हम करते कैसे हैं, लैप बाइंडिंग का प्रोसेस क्या होता है, और लैप बाइंडिंग देखिए इसका तो कनेक्शन हम 3 प्रकार से सिंपलेक्स, डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स करेंगे, लेकिन हम इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे, इसको अरेंज कैसे करते हैं। लैप बाइंडिंग को हम अरेंज 2 प्रकार से करते हैं, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और आपकी रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग।
एक आपकी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और एक आपकी रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। दो प्रकार की बाइंडिंग। देखिए प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, अब यहीं पे हम इसको समझा दे रहे हैं आपको, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड बाइंडिंग। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे? राइट हैंड बाइंडिंग। रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग को क्या बोला जाता है? लेफ्ट हैंड बाइंडिंग। ठीक, अब आपके माइंड में आता होगा कि राइट हैंड बाइंडिंग और लेफ्ट हैंड बाइंडिंग का क्या मतलब होता है। देखिए राइट, जब हम बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग का जो हमारा प्रोसेस होगा, अगर वह क्लॉकवाइज चल रहा है, अर्थात अगर हम देख ही रहे हैं इसमें हम बढ़ किधर रहे हैं, हमारा पहला जो कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन, इसमें हम बढ़ किस तरफ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम राइट साइड जा रहे हैं। यहाँ से शुरू किए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर बाइंडिंग करते समय जो हमारा बाइंडिंग करने का प्रोसेस होगा, कनेक्शन का प्रोसेस होगा, अगर वह दाहिनी तरफ बढ़ रहा है, दाहिनी तरफ बढ़ रहा है, तो हम इसका मतलब है कि हमारी जो बाइंडिंग हो रही है वह बाइंडिंग हम प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। और अगर हम बाइंडिंग की प्रक्रिया को, जैसे पहली कुंडली, फिर दूसरी कुंडली, फिर तीसरी कुंडली, फिर चौथी कुंडली, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जो बाइंडिंग होगी वह रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी। मेन डिफरेंस यही होता है। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग हमेशा राइट हैंड की तरफ बढ़ेगी और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेगी। अगर हमारी बाइंडिंग इधर बढ़ रही है राइट साइड, तो कौन सी बाइंडिंग होगी? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। और हमारी बाइंडिंग अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ा रहे हैं तो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी। ठीक है, चलिए देखिए इसको, जब हम क्लॉकवाइज और यह इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, देखिए 3 नामों से है, रिट्रोग्रेसिव, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में, और क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के सुइयों की दिशा में। अब इसका क्या मतलब है? क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जब हम कम्यूटेटर साइड से देखेंगे आर्मेचर कॉइल को, तो इसका कनेक्शन राइट साइड में बढ़ा होगा, क्लॉकवाइज का मतलब होगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझें, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जब हम कम्यूटेटर साइड से देखेंगे कनेक्शन आर्मेचर कॉइल का, तो वह कनेक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, अर्थात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चलेगा। घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में चलने का मतलब है लेफ्ट साइड में चलेगा। और क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब है राइट साइड हमारी बाइंडिंग बढ़ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा से हम इसकी विद्युत वाहक बल पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जनरेटर का विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है 5P/60A, 5P/60A, या इसका यूनिट आपका वोल्ट। अब इसमें है क्या, आपको पता है अगर हमारी सिंपलेक्स बाइंडिंग होगी तो m का मान 1, डुप्लेक्स बाइंडिंग होगी तो m का मान 2, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग होगी तो 3, और आपको पता है कि A बराबर EMP। सपोज दैट अगर हम आर्मेचर बाइंडिंग हमारी सिंपलेक्स है, आर्मेचर बाइंडिंग हमारी क्या है? सिंपलेक्स है, m बराबर 1। सिंपलेक्स का मतलब है कि सिंगल लेयर बस,
और कोई बात नहीं है। m बराबर 1, ये आपकी सिंप्लेक्स है। जब m बराबर 1 है इसका मतलब सिंप्लेक्स या सिंप्लेक्स बराबर m बराबर 1, तो यहाँ पे क्या होगा, Eg बराबर 5pZn अपान 60a। अब a बराबर mp आपको मिला है, a बराबर mp। सपोज दैट हमारा जो जनरेटर है वह आपका, हाँ छोड़िए इसको, a बराबर mp। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, m का मान 1, a बराबर p। अब यही चीज़ हम इसमें पुट करेंगे, सिंप्लेक्स बाइंडिंग है तो Eg बराबर हमें क्या मिलेगा, 5p। p के स्थान पे हम a लिख दे रहे हैं क्योंकि चाहे p के स्थान पे a लिखिए चाहे a के स्थान पे p लिखिए कोई बात नहीं है। और Zn अपान 60a, तो a से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, 5Zn अपान 60, 5Zn अपान 60। अगर डुप्लेक्स होता तो m बराबर हम क्या रखते, अब a बराबर आपका क्या हो जाता है, 2p हो जाता है, तो a के स्थान पे हम 2p रख देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन सिंप्लेक्स के लिए क्या मिला, विद्युत वाहक बल का 5Zn अपान 60, 5Zn अपान 60। इसी प्रकार से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंप्लेक्स डुप्लेक्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको हम इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि कैसे क्या है, हम लैप बाइंडिंग को कैसे करते हैं। देखिए लैप बाइंडिंग, इसका आपको पहला पॉइंट YB और YF, YB और YF दोनों, इन दोनों की वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी ऑड। ऑड का मतलब विषम, जैसे 3, 5, 7 इस प्रकार से। और अपोजिट साइड, अपोजिट साइन का मतलब होगा एक आपका या प्लस होगा और एक आपका माइनस होगा। मतलब YB और YF इन दोनों में से एक की वैल्यू प्लस होगी और एक की वैल्यू माइनस होगी। दूसरा, अभी हम इसको बताएंगे कैसे YB और YF का मान निकालते हैं। तो पहला पॉइंट, लैप बाइंडिंग में YB YF इन दोनों की वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलनी चाहिए, ऑड, मतलब विषम। और इसका साइन आपका उल्टा अपोजिट साइन में होंगे। जैसे YB बराबर 7 तो YF बराबर -9, इस प्रकार से। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको अलग से। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, YB और YF इसकी जो वैल्यू होगी वह आपके नियर इक्वल होगी पोल पिच। YB और YF की जो वैल्यू मिलेगी वह नियर इक्वल होगी, मतलब एकदम नज़दीक, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम इक्वल। जैसे 7, 9 इस प्रकार से नियर है आपके नज़दीक में, तो नियर इक्वल YB और YF जो है नियर इक्वल होगा किसके, पोल पिच का। ठीक, और पोल पिच को निकालने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला, पोल पिच बराबर क्या होता है, Z/P, अर्थात कुल चालकों की संख्या अपान पोल की संख्या। तीसरा पॉइंट, इसका एवरेज पिच YA, एवरेज पिच बराबर क्या होता है, YB प्लस YF अपान 2। एवरेज पिच YA बराबर YB प्लस YF अपान 2। और यह भी नियर इक्वल होता है पोल पिच के। पोल पिच अर्थात Z/P का एवरेज पिच, और एवरेज पिच भी किसके इक्वल होगा, पोल पिच के।
वाई बी और वाई एफ भी अपोजिट साइन और ऑड नंबर में होंगे और यह दोनों आपकी किसके इक्वल होंगे, पोल पिच के। इसके बाद नेक्स्ट वाई सी और वाई आर। वाई सी मतलब वाई सी मीन्स आपका कम्यूटेटर पिच, वाई सी बराबर +-1, वाई सी बराबर +-1 अर्थात कम्यूटेटर पिच बराबर +-1। प्लस का मतलब कि प्रोग्रेसिव होगा, अगर जिसमें आपको प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी तो वहाँ पे आपको प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, अर्थात वाई सी बराबर +1 अर्थात 1। और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी तो आपको माइनस साइन अर्थात वाई सी बराबर -1। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में प्लस साइन अर्थात कम्यूटेटर पिच +1 और रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी तो कम्यूटेटर पिच -1। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाई बी बराबर वाई एफ +-2। एक हम इक्वेशन लेते हैं, वाई बी बराबर वाई एफ +-2। देखिए इसका क्या मतलब है, वाई बी बराबर वाई एफ +-2। देखिए वाई बी और वाई एफ की वैल्यू हम यहीं से निकालते हैं, दो इक्वेशन बना के देखिए, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको फिर मिल जाएगा इस पर। देखिए अब अगर एक कंडीशन है वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, यदि वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ होता है, क्या वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, तो हमें मिलेगा क्या, वाई बी बराबर वाई एफ +2। ठीक, वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ अर्थात बैक पिच बड़ा होगा किससे, फ्रंट पिच से, तो हमें इक्वेशन मिलेगा वाई बी बराबर वाई एफ +2। देखिए अब यह अगर आपको मिल रहा है वाई बी बराबर वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, तो इसका मतलब है कि हमारी जो बाइंडिंग है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। यह हमारी बाइंडिंग कौन सी है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है, अर्थात यह हमारी बाइंडिंग किधर बढ़ रही है, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रही है। ठीक, या इसको हम अगर कम्यूटेटर साइड से देखेंगे तो इसका जो कनेक्शन मिलेगा वह हमें क्लॉकवाइज मिलेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे प्रोग्रेसिव बाइंडिंग होगी तो वाई सी बराबर क्या मिलेगा, +1। इसके बाद नेक्स्ट है रिट्रोग्रेसिव के लिए क्या कंडीशन होती है। देखिए रिट्रोग्रेसिव के लिए क्या होगा, वाई बी लेस देन वाई एफ, वाई बी लेस देन वाई एफ। अब इसके लिए हमें क्या मिलेगा, फार्मूला वाई बी बराबर वाई एफ -2। यहाँ पे हम माइनस, और यहाँ पे कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर क्या मिलेगा, -1। कम्यूटेटर पिच वाई सी बराबर क्या मिलेगा, -1। इसके बाद नेक्स्ट, अब यह हमारी यह कौन सी बाइंडिंग हो जाएगी, वाई बी लेस देन वाई एफ। इसका मतलब है यह आपकी रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। यह आपकी कौन सी बाइंडिंग है, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। अर्थात रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग का मतलब है यह जो बाइंडिंग हमारी बढ़ रही है वह लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रही है। ठीक, या
अगर हम इसको कम्यूटेटर साइड से देखेंगे तो इसका जो हमारे कनेक्शन है वह लेफ्ट हैंड साइड अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको दो फार्मूले मिलेंगे, वह फार्मूला आपको बता रहे हैं। वाई, देखिए प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए यह फार्मूला जो बताने जा रहे हैं यह हमारी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए है। तो वाई एफ इजकल टू जेड बाई पी माइनस वन, वाई एफ इजकल टू जेड बाई पी माइनस वन, वाई बी इजकल टू जेड बाई पी प्लस वन। ठीक, यह पूरा का पूरा किसके लिए है? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। यह पूरा का पूरा किसके लिए है? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में वाई एफ बराबर जेड बाई पी माइनस वन और वाई बी जेड बाई पी प्लस वन। इसके बाद रिटोग्रेसिव, रिटोग्रेसिव के लिए क्या मिलता है? रिटोग्रेसिव बाइंडिंग, रिटोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए देखिए वाई एफ बराबर जेड बाई पी प्लस वन, वाई बी बराबर जेड बाई पी माइनस वन। ठीक, तो यह आपका है रिटोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग की सारी डिटेल। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।